नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास की शुरुआत हम लोग प्रार्थना से करेंगे और फिर आगे बढ़ सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अगर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के क्लास की एजुकेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो जो जो हमारे परिचित शब्द है उनसे शुरुआत करते हैं कि हम लोग सभी ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे सुना है कि हर एक आदमी की किसी कोई राशि होती है, उसके कुंडली होती है और कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं। तो राशि सभी की परिचित, राशि सभी को परिचित है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कितनी राशि है। तो अगर राशि के बारे में हम लोग ये देखेंगे, राशि जो है वो इन टोटल 12 राशि है और वो इस नंबर से है कि एक नंबर की राशि जो है मेष राशि कही जाती है या अंग्रेजी में उसको एरीज बोलते हैं। 2 नंबर की राशि जो है उसे वृषभ बोलते हैं या अंग्रेजी में उसे तौरस कहेंगे। 3 नंबर की राशि मिथुन है। 4 नंबर की राशि कर्क है। 5 नंबर की राशि जो है वो सिंह है। 6 नंबर की राशि जो है वो कन्या है। 7 नंबर की राशि जो है वो तुला है या कोई लोग उसके तुल बोलते हैं। 8 नंबर की राशि जो है वो वृश्चिक है। 9 नंबर की राशि जो है वो धनु है। 10 नंबर की राशि को मकर कहा जाता है, कैप्रिकॉन। 11 नंबर की राशि जो है वो कुंभ है और 12 नंबर की राशि जो है वो मीन है, जिसको पिसेस कहा जाता है। अभी सभी को ऐसे ये सब सवाल आ सकता है मन में कि जो हम लोग कुंडली का चार्ट देखते हैं, जातक का चार्ट देखते हैं, उसमें ये राशि तो कहीं भी नहीं लिखी हुई दिखती है, तो फिर ये सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो हमें राशि के नाम दिखाई नहीं देते है, लेकिन राशि के जो नंबर है वो हर कुंडली में हमें दिखाई देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 1 नंबर अगर लिखा है तो वो मेष राशि इंडिकेट करती है, 5 नंबर लिखा है तो वो सिंह राशि इंडिकेट करती है, 9 नंबर लिखा है तो वो धनु राशि इंडिकेट करती है। और वो दुनिया में आप कहीं भी जाओ तो वो नंबर सेम ही रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि 5 नंबर की राशि, वो 5 आंकड़ा अगर लिखा हुआ है तो 5 नंबर वो सिंह मुंबई में है, और वही आप अगर यूके में जाओ तो 5 नंबर को कोई मीन कहा जाता है, ऐसे नहीं होता है। मतलब 5 नंबर हमेशा सिंह राशि को ही इंडिकेट करता है। तो एक बार ये समझ में आ गया कि ये राशि इन टोटल 12 है। और राशि चक्र ये वर्ड आपने सुना होगा। तो जब भी हम लोग चक्र बोलते हैं मतलब वो 360 डिग्री होता है। तो अगर ये 360 डिग्री 12 राशि में डिवाइड करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम लोग करेंगे तो वो 30 डिग्री आती है। इसका मतलब है कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो ये अगर हमें ये समझ में आया कि कोई भी राशि अगर आप ये करो तो वो 30 डिग्री की है, ऐसे हमें समझ में आया। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि राशि क्या होती है। तो राशि मतलब नॉर्मली जो हम लोग बचपन में सीखे हैं कि कोई भी इसकी कि राशि मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि गेहूं की राशि, चावल की राशि, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। अभी यहाँ एस्ट्रोलॉजी में राशि मतलब कलेक्शन ऑफ नक्षत्र। तो जैसे राशि चक्र हम लोगों ने देखा कि 360, उसमें उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक राशि जो आती है वो 30 डिग्री की आती है। वैसे ही नक्षत्र जो है वो इन टोटल 27 नक्षत्र है। तो यही 360 डिग्री को अगर हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो उसकी ये आता है 13 डिग्रीज एंड 20 मिनट्स। तो इसका मतलब हर एक नक्षत्र जो है उसकी व्याप्ति जो है वो 13 डिग्री और 20 कला है। तो ये आगे और क्लियर करते लेंगे हम लोग, और अभी हमारी सुविधा के लिए ऐसे हम लोग बोलेंगे कि हर एक नक्षत्र जो है
वो 13 डिग्री 20 कला है, और ये 13 डिग्री 20 कला के भी 4 डिवीजन किए हुए हैं, क्योंकि अगर कोई राशि 30 अंश की है और उसमें वो नक्षत्र से बनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने नक्षत्र एक राशि में आते हैं। तो नेचुरली अगर 360 डिग्री को हम लोगों ने 27 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया कि 13 डिग्री और 20 कला। तो एक नक्षत्र, एक अगर राशि हम लोग पकड़े तो वो राशि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला का आता है। फिर और एक नक्षत्र हम लोग ये करेंगे, ऐड करेंगे उसमें, तो दूसरा नक्षत्र जो है वो नक्षत्र वो भी 13 डिग्री 20 कला का है। इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो आता है 26 डिग्री 40 कला। लेकिन अभी भी हमारी राशि पूरी नहीं हुई है, मतलब 30 अंश पूरे नहीं हुए हैं। तो 30 माइनस 26 डिग्री 40 कला ये अगर हम लोग करेंगे तो बाकी बचता है 3 डिग्री 20 कला। तो ये 3 डिग्री 20 कला जो बचते हैं उसके लिए हम लोग तीसरे नक्षत्र का पहला 1/4 पार्ट लेंगे। तो इस तरीके से एक राशि पूरी हो जाएंगी, और ये और ज़्यादा हमें धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा कि ये कैसे राशि और नक्षत्रों को एक दूसरे से मिला के चलते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो पहले राशि जो है वो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, मतलब आसमान में आपको कहीं भी राशि एज सच नहीं दिखाई देती है, लेकिन नक्षत्र जो है वो पक्के हम लोग उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये मघा नक्षत्र है, ये चित्रा नक्षत्र है, ये हमें आसमान में दिखाई देता है। लेकिन ऐसे सिंह राशि जब भी हम लोग बोलते हैं लीवो, तो आसमान में कहीं भी हमें सिंह दिखाई नहीं देता है। हम लोग इमेजिन करते हैं कि 3 नक्षत्र मिलके ये जो आसमान में फिगर बन रही है वो सिंह की है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं। मतलब असल में जो ये है, ये पहले ही इसमें हम लोग ये क्लियर करके चलेंगे कि नक्षत्रों से राशि बन रही है। तो नक्षत्र ये एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन है, और वो नक्षत्र, कलेक्शन ऑफ नक्षत्र ये राशि है करके हम लोगों ने उसका इसको डिफाइन कर लिया। अभी अगर ये राशि के गुण हमें समझने हैं, नक्षत्र के गुण हम लोग आगे जाके समझेंगे, लेकिन पहले स्थूल मान से राशि के गुण अगर हमें समझने हैं, तो जैसे कोई भी हम लोग नई फैकल्टी सीखते हैं, नया सब्जेक्ट सीखते हैं, तो नेचुरली हमें जो मालूम होता है उसी के साथ हम लोग उसको जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि पूरी चराचर सृष्टि, पूरा नेचर जो है वो 2 डिवीजन में डिवाइड हुआ है, एक है मेल जेंडर और एक है फीमेल जेंडर, मतलब पुरुष और स्त्री। तो ऐसे ही ये जो 12 राशि है, ये इनके भी 2 डिवीजन की है कि पुरुष राशि और स्त्री राशि। तो फिर पुरुष राशि किसको बोलेंगे और उसको क्यों पुरुष राशि बोलेंगे? तो सामान्यतः हम लोग ऐसे देखते हैं कि पुरुष स्वभाव के जो महत्वपूर्ण गुण है, या पुरुष प्रजाति के जो महत्वपूर्ण गुण है, जैसे कि आप देखेंगे कि उनमें जो है वो जोश होता है, नेतृत्व गुण होता है, स्वावलंबन होता है, निर्णय शक्ति होती है, और वो स्ट्रांग रहते हैं, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण पुरुष प्रधान गुण है, ऐसे महत्वपूर्ण पुरुष प्रधान गुण जिस राशि में हमें देखने को मिलते हैं उसको पुरुष राशि कहते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी राशि है जहां हमें ये पुरुष प्रधान गुण महत्व इससे दिखते हैं, प्रमुख रूप से दिखते हैं? तो हम देखेंगे कि जो ऑड नंबर की राशि है, मतलब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि ऑड नंबर की राशि जो है वो कौन सी है, जो ऊपर हम लोगों ने लिखे हैं वो कौन सी राशि है ऑड नंबर की? तो एक राशि जो एक नंबर जो है जिसको हम लोग ऑड बोलते हैं, वो एक नंबर जो है वो मेष राशि है। तो ये मेष राशि पुरुष जाति में पहली राशि आती है, पुरुष प्रजाति में। दूसरी राशि जो है जिसको हम लोग 3 नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर, तो वो 3 नंबर को आगे हम लोगों ने देखा था कि मिथुन या जेमिनी जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये मिथुन राशि जो है ये भी पुरुष राशि में आती है। तीसरा नंबर हम लोगों ने देखा था, तीसरा ऑड नंबर जो है वो 5 नंबर है। तो 5 नंबर के सामने हम लोगों ने देखा कि वह सिंह राशि आई हुई है, तो ये सिंह राशि भी पुरुष गुण इंडिकेट करेगी। फिर
सातवां नंबर जो है वो तुला राशि का है, तो ये तुला राशि भी पुरुष जाति प्रदेश में आती है। नौवां नंबर जो है वो धनु है और 11वां नंबर जो है वो कुंभ है। तो इन टोटल 12 राशियों के जो ऑड नंबर इंडिकेट करने वाली राशि है, मतलब फिर मैं दोहराता हूं कि मेष हो गया, मिथुन हो गया, सिंह हो गया, तुल हो गया, धनु हो गया और कुंभ हो गया, ये पुरुष प्रधान राशि है। मतलब स्वाभाविक रूप से जो पुरुष प्रधान गुण हम लोग देखते हैं कि जिसके फिर हम लोग उसको रिपीट करेंगे कि स्वावलंबन हो गया, शक्ति हो गई, निर्णय क्षमता हो गई, या फिर अधिकार हो गया, डिक्टेटिंग नेचर हो गया, ये ऐसे जो पुरुष प्रधान गुण है जो हर एक प्रजाति में हमें दिखते हैं, सिर्फ मानव में नहीं, हर एक प्रजाति में मेल जेंडर में आपको ये गुण दिखाई देते हैं। तो ये पुरुष, इसलिए जो ऑड नंबर वाली राशि है उनको या तो विषम राशि बोली जाती है या फिर पुरुष राशि बोली जाती है। तो नेचुरली जो बाकी राशि है, मतलब इवन नंबर वाली सम क्रमांक की राशि जो है उसे स्त्री राशि बोली जाती है। तो स्त्री राशि में आपको कौन से गुण दिखेंगे? तो स्वाभाविक रूप से जो स्त्री प्रधान गुण है कि सौंदर्य है, लज्जा है, ममत्व है, माया है, केयरिंग नेचर है, फिर उनमें सहनशीलता भी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसे हम लोग देखते हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट करने की क्षमता है और कष्ट करने के बावजूद भी उसके प्रति उनकी कोई तकरार नहीं होती। तो ऐसी जो राशि है उन्हें स्त्री राशि कही जाती है। तो फिर ऐसी स्त्री राशि कौन सी है? तो नेचुरली जो इवन नंबर की, मतलब सम क्रमांक की राशि है, जो हम लोग ऊपर सीखे थे, फिर एक बार दोहराएंगे उसको कि 2 क्रमांक की राशि जो वृषभ है, तो वृषभ राशि जो है वो स्त्री प्रधान राशि है। फिर 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क है। 6 नंबर की राशि जो है वो कन्या है। 8 नंबर की राशि जो है वो वृश्चिक है। 10 नंबर की राशि जो है वो मकर है और 12 नंबर की राशि जो है वो मीन है। तो इनके ये सभी 6 राशि जो है ये स्त्री प्रधान है। फिर दोहराएंगे इसके गुण, क्योंकि यही गुण से इनको आगे जाके हम लोग पहचानेंगे करके यहाँ ये गुण समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे स्त्री प्रधान के हम लोग बोलते हैं सौंदर्य, लज्जा, माया, ममत्व, फिर कष्टालु, ये बहुत ज़्यादा कष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और एक हम बात देखेंगे कि सभी को संभाल के लेके जाने वाली जो संभालने का गुण उनमें रहता है, ये भी हमें। इन शॉर्ट आप देखेंगे कि हमारे लाइफ में जो फीमेल जेंडर आती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर शुरू से ये करेंगे कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी वाइफ है, ऐसे सभी जो फीमेल जेंडर मेरे लाइफ में आते हैं, उनमें जो गुण हमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है और उनके गुण की विशेषता से ही हम लोग उनको पहचानते हैं। मतलब मेरी माँ भी स्त्री है, मेरी बहन भी स्त्री है, लेकिन दोनों, मेरी वाइफ भी स्त्री है। इन तीनों का मेरे प्रति बर्ताव करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन वो तीनों भी फीमेल जेंडर है और उन तीनों के भी गुण अलग अलग है। तो यही सब गुण समझ आगे और क्लियरली हम लोग समझ के आगे चलेंगे। तो इस तरीके से पहले चरण में हम लोगों ने 12 राशि को 2 डिवीजन में किया। फिर और जो हमारे आजू बाजू में दिखते हैं वो गुण समाज में दिखते हैं, वो गुण इन राशियों में कैसे पाए जाते हैं, वो हिसाब से भी उनका डिवीजन करके लेते हैं। वो हिसाब से भी उनका डिवीजन करके लेते हैं कि एक गुण हम लोग ऐसे देखते हैं, जब भी हम लोग सोसाइटी में आजू बाजू में देखते हैं तो कोई लोग जो है वो एक जगह में शांत बैठते ही नहीं है। कोई लोग जो है वो एक जगह में शांत बैठते ही नहीं है, या उछल कूद करते रहते हैं, या उन्हें गति पसंद है, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि हर एक बार हर एक चीज़ चेंज करने में या स्पीड उनको पसंद है। उनको टूरिज्म पसंद होता है, फिर एक जगह से घर दूसरी जगह चेंज करते हैं,
फिर ऐसे भी हम लोग देखते हैं उसमें कि उनकी जो थॉट है, थॉट प्रोसेस है, वो भी स्टेबल नहीं होती है, कि कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहता है। मतलब जिनको गति पसंद है उनके आचार विचार में प्रमुख रूप से हमें गति दिखाई देती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं। और रास्ते से चलते हुए भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो बहुत स्पीडीली चलते हैं, मतलब उनके एक्शन में हर एक जगह गति दिखाई देती है। और एक आप देख सकते हो कि जिनको गति पसंद है वो गाड़ी भी चलाते हुए आप देखिए कि कितनी जल्दी मैं टॉप गियर डाल दूं, ये उनको जल्दी में रहते हैं वो लोग। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसको हम लोग चरक क्राइटेरिया में डालेंगे, कि चरक प्रजाति में डालेंगे। तो ये 12, इसमें 12 राशि में कौन सी राशियाँ इसमें आती है, तो वो हम लोग ये करेंगे कि 1 नंबर की राशि मेष राशि, फिर 4 नंबर की राशि कर्क राशि, फिर 7 नंबर की राशि तुला राशि, और फिर 10 नंबर की राशि जो है वो मकर राशि है। मतलब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो पहले इसमें पुरुष प्रधान जो राशि आई थी, उसमें से 2 राशि मेष और तुल, ये पुरुष प्रधान राशि मुझे यहाँ भी मिल रही है, और जो 2 राशि है कर्क और मकर, ये राशि मुझे वहाँ स्त्री प्रधान गुण में मिले थे। मतलब चर में ऐसे जरूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ पुरुष ही होंगे या स्त्री ही होंगे, उसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है। और ये गुण हम लोग पुरुष और स्त्री दोनों में भी देखते हैं कि नहीं, कि चरत्व के गुण, कि जिनको गति पसंद है। और भी आप देख सकते हो कि समझो एक कपल जा रहा है, तो इसमें से एक, जो कपल में से एक मेंबर जो है वो फास्ट चल रहा है और दूसरा जो है वो आराम से चल रहा है। तो जो फास्ट चल रहा है उसको आप नेचुरली गिन सकते हो कि ये कह सकते हो कि ये चरत्व स्वभाव का है, और जो आराम से चल रहा है, धीरे से चल रहा है, वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्थिर स्वभाव का राशि है। तो नेचुरली दूसरी जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी 12 में से हम लोगों ने की कि चर स्वभाव की राशि, दूसरी जो कैटेगरी है उसको इसके बिल्कुल विपरीत, मतलब उनको चेंज पसंद ही नहीं। चर राशि के लोगों को चेंज वो हमेशा इनवाइट करते हैं, और स्थिर स्वभाव की जो राशि है उनको चेंज पसंद ही नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो स्थिर राशि है। उसमें कौन सी राशियां आती है, तो नेचुरली इसके आगे वाले नंबर है ना, ध्यान में रखने के लिए बिल्कुल आसान है। यहाँ जैसे हम लोगों ने 1, 4, 7, 10 लिखा है, तो इसके आगे वाले नंबर जो है, मतलब 2 क्रमांक की राशि जो वृषभ राशि है, 2 क्रमांक की जो राशि है वो वृषभ है। फिर 4 के बाद जो है 5 नंबर की राशि वो सिंह है। 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक है, और 11 नंबर की राशि जो है वो कुंभ है। अभी यहाँ भी आप देख सकते हो कि स्थिर इसमें पुरुष राशि भी है और स्थिर राशि भी है। तो अभी चर और स्थिर में फर्क क्या है, कि जैसे हम लोगों ने देखा कि चर प्रधान राशि के लोग, उनको गति बहुत पसंद है, और स्थिर मतलब, और सिर्फ गति एक्शन में नहीं, उनके विचार में भी, मतलब जिसको हम लोग आचार विचार विकार बोलते हैं, वो सभी में अब उनकी गति आपको दिखाई देगी। वही अगर स्थिर तत्व की राशि रहेगी तो उनको बिल्कुल गति पसंद नहीं है, जिसको हम लोग स्थिति स्थापकत्व बोलते हैं। मतलब एक बार अगर एक जगह में बैठ जाएंगे तो फिर वो जगह चेंज करने के लिए भी उनको तकलीफ होती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि अगर स्थिर स्वभाव की राशि बैठी हुई है और उनका हैंकरचीफ रुमाल नीचे गिर गया है, तो वो खुद झुकने की कष्ट नहीं लेंगे, वो बाजू से कोई जा रहा है उसको बुला, इधर ये जरा उठा के दो। तो अगर बाजू से कोई चर तत्व का ये जा रहा है तो वो उसको उठा के, मतलब इतने लेजी होते हैं ये लोग। लेकिन अभी कैसे है, और एक यहाँ मैं ज्योतिषी के लोगों के बारे में एक समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मली कोई इंसिडेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक इंसिडेंस है, तो कॉमन मैन को ये इंसिडेंस दिखाई देता है, लेकिन ज्योतिषियों को
ये इंसिडेंट्स तो ये बाजू तो दिखनी ही चाहिए घटना की, लेकिन उनको उसके पीछे वाली बाजू भी दिखनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चरस स्वभाव की राशि जब हम लोग बोलते हैं तो वो गतिमान होती है, तो नेचुरली कोई भी काम तेजी से करने में वो माहिर होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कोई काम के लिए, हर एक काम के लिए टाइम अलॉट किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक काम के लिए 4 घंटा अलॉट किया हुआ है, और अगर हम लोग चर राशि के लिए लोगों को बोलेंगे कि ये काम पूरा करो, तो 3.5 घंटे में ही वो बोलेंगे कि मेरा काम पूरा हो गया। तो हमें बहुत खुशी होगी और हम लोग सोचेंगे अरे क्या फास्ट आदमी है, बहुत बढ़िया काम किया है भाई, ये किया हुआ होगा इसने। लेकिन जब उसने जो काम किया है वो अगर हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे तो हम लोग उसमें पाएंगे कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो ये गलतियां क्यों हैं? क्योंकि जो अलॉटेड टाइम है उससे कम उसने यूज किया है। तो नेचुरली अगर कम समय में वो काम कर रहा है तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि इनसे गलती होने के काफ़ी सारे चांसेस है। और वही स्थिर स्वभाव के राशि के लिए अगर हम लोग कोई काम देंगे और वही 4 घंटे वाला ही काम देंगे तो उसको वो पूरा करने में 4.5 घंटा लगता है। तो शुरू में तो हमें बहुत गुस्सा आएगा, अरे यार तुमको 4 घंटा दिया था, 4.5 घंटा होने के बाद तुम पूरा कर रहे हो। तो हम लोग शुरू में उनके ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन जब भी देखेंगे कि उन्होंने काम कैसे किया है तो हमें उसमें एक भी गलती ढूंढने को नहीं मिलेगी। मतलब भले ही वो जो अलॉटेड टाइम है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन कौन परफेक्ट है? तो हम पाएंगे कि स्थिर स्वभाव के लोग हैं वो चर स्वभाव के लोगों से ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये जो मैं कह रहा था कि घटना, कॉमन मैन क्या देखेगा कि इसने बहुत फास्ट काम किया है, इसने बहुत फास्ट काम किया है और ये वही काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है, ये कॉमन मैन देखेगा। लेकिन ज्योतिषियों को ये समझना चाहिए कि अगर इसने फास्ट काम किया है, तेजी से काम किया है, तो वो काम में गलती भी हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। ये ज्योतिषियों को समझना चाहिए कि अगर इसको टाइम लगा है तो इसने ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया है, परफेक्टली किया है, इसमें हमें एरर ढूंढने को नहीं मिलेगा। तो ये पहले ही अगर हम लोग सीखेंगे तो एज अ गाइड हमें बहुत सारी चीज़ समझने में बहुत आसान होगी। अभी तीसरे कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि तीसरी कैटेगरी जो है उसको ज्योतिष में द्विस्वभाव कहा जाता है। द्विस्वभाव, तो ये द्विस्वभाव क्या होता है? एक बचपन में हम लोग स्टोरी सुने थे, अगर आपको याद होगा, तो एक धोबी और उसका लड़का एक गधे को लेके साथ में जा रहा है और जाते जाते इसमें एक औरत वो दिखाई देती है उन्हें, या और वो बोलती है कि अरे तुम्हारे पास गधा है ना, तो फिर तीनों चल के क्यों जा रहे हो? ये पिताजी जो बूढ़े हुए हैं उनको बैठने दो गधे पे। तो वो पिताजी बैठ जाते हैं, और आगे जाने के बाद और एक आदमी मिलता है, वो बोलता है कि अरे वो जो पिताजी गधे पे, अरे वो बच्चा छोटा बेचारा पैदल जा रहा है और तुम गधे पे बैठे हो, उतर जाओ तुम नीचे, वो गधे को बच्चे को बैठने दो। तो वो ठीक है, वो बाप उतर जाता है, बच्चा गधे पे बैठ जाता है। फिर वो जत्रा जो है वो आगे चलती रहती है। आगे जाके उनको कोई भूतदयावादी ये मिलता है, जो प्राणी मात्रा से प्यार करने वाले हैं, वो मिलता है। फिर वो बोलता है अरे तुम दोनों को जान है, वो गधे को जान नहीं है, उतरो नीचे। तो फिर अभी क्या करना है? अभी तक वो गधे ने तुम्हारा बोझा ये किया है, अभी तुम गधे को उठा के लेके जाओ। तो फिर नेचुरली आगे क्या होता है वो इसका हमें मालूम है। मतलब इनको खुद को अपनी राय नहीं होती है, अपनी राय नहीं होती है, सामने वाला जो बोल रहा है वो उनको सही लगता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मीटिंग में बैठे हैं और सामने द्विस्वभाव का आदमी बैठा हुआ है, तो अगर मैं उसको कुछ एड्रेस कर रहा हूं तो उसको वो बिल्कुल सही लगा, अरे क्या सही बोल रहे हैं यार, सटीक है, यही होना चाहिए। और बाहर जाके मेरे विपरीत अगर कोई उन्हें बोलेगा तो उनको वो भी सही लगा, अरे नहीं यार ये सही है, वो पहले वाला तो गलत था। मतलब इनको खुद के ये नहीं होती है,
खुद का डिसीजन मेकिंग नहीं होता है इनका, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मतलब जिनके साथ वो चलते हैं उनके साथ उनका स्पीड वो पकड़ते हैं या उनके गति उनके मत वो पकड़ते हैं। मतलब अगर एक द्विस्वभाव राशि का आदमी है, वो अगर चर राशि के साथ जा रहा है, चर राशि के लोगों के साथ, तो वो उसके जैसे चलेगा, फास्ट चले कि उसकी क्षमता है। और वही अगर स्थिर राशि के आदमी के साथ जा रहा है तो उसी के जैसे मंद गति से भी चलने की उसकी क्षमता है, या वो उसको कंपनी भी अच्छी तरीके से दे सकता है। तो इससे होता है क्या, हमें ऐसे लोगों के ऊपर पहले बहुत गुस्सा आता है, अरे क्या यार, तुमको खुद को अपनी राय नहीं है, अपना दिमाग नहीं है क्या, हर बार तुम दूसरे के दिमाग से चलते हो, ऐसे हम लोग उसको बोलेंगे। लेकिन एक आप नोटिस करोगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्योतिषियों को दूसरी बाजू दिखनी चाहिए, कि जैसे देखो कि अगर चर और स्थिर दोनों साथ में आए तो या तो एक खींचा जाएगा या एक को पीछे हटना पड़ेगा, मतलब वो एक साथ नहीं चल सकते, है कि नहीं। और वही ये द्विस्वभाव राशि का आदमी जो है वो चर के साथ भी अच्छी तरीके से ट्यून कर सकता है, द्विस्वभाव राशि के साथ, स्थिर राशि के लोगों के साथ भी अच्छी तरीके से ट्यून कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि इनको भले ही खुद का ओपिनियन नहीं हो, लेकिन इनके लाइफ में फ्रिक्शंस कम होंगे कि नहीं, इनके लाइफ में फ्रिक्शंस कम होंगे, कहीं भी ये अच्छी तरीके से खुद को एकोमोडेट करके लेने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे कौन सी राशि है, तो नेचुरली जैसे मैंने कहा कि पहले जो 1 4 7 10 है ये चर है, फिर उसके आगे वाले नंबर जो है, मतलब एक के बाद 2 है, वो वृषभ राशि स्थिर है, इसमें आई है। तो 3 नंबर की जो राशि है, वो 3 नंबर की मिथुन राशि जो है वो द्विस्वभाव, इसमें पहली राशि आती है। फिर 5 के बाद 6 नंबर की जो कन्या राशि है वो भी द्विस्वभाव की राशि है। फिर 8 के बाद 9 नंबर की धनु राशि जो है वो द्विस्वभाव राशि है। और फिर 12 नंबर की मीन राशि है, वो भी द्विस्वभाव राशि की है। तो अभी फिर 2 इसमें हम लोगों ने इनका डिवीजन कर दिया कि एक 12 राशियों का, एक तो पुरुष राशि और एक स्त्री राशि, ये पहला डिवीजन हो गया। तो ऐसे जरूरी है क्या कि पुरुष राशि में जो 1 3 5 7 11 5 7 9 11 ये सभी जो राशियां है वो सभी एक जैसी है क्या, नहीं, उसमें भी और अलग अलग बदलाव है। वो अलग अलग बदलाव क्यों है ये यहाँ हमें दिखाई देता है, और आगे जैसे जाएंगे तो और स्पष्ट होते जाता है। स्त्री राशि में भी सभी स्त्रियों में एक जैसे गुण रहते हैं या क्या, या एक जैसे दुर्गुण रहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। उनमें कुछ गुण है, कुछ दुर्गुण है। वो जब भी इंडिविजुअली वो राशि हम लोग सीखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी राशि में इसमें से कौन सा गुण है और कौन सा दुर्गुण है। अभी तक हम लोगों ने 2 तरीके से इसका 12 राशि का डिवीजन किया, एक तो पुरुष राशि और स्त्री राशि। उसमें हम लोगों ने देखा कि पुरुष राशि में 1 3 5 7 9 11 ये आए, और स्त्री राशि में 2 4 6 8 10 12। अगर राशि की परिभाषा में हम लोग देखेंगे तो मेष, मिथुन, सिंह, तुल, धनु, कुंभ ये पुरुष राशि में आ रहे हैं, और वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये स्त्री राशि में आ रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। फिर आगे जाके हम लोगों ने देखा कि और ये 12 राशि को हम लोगों ने 3 ग्रुप में ये किया कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव में। तो चर इसमें कौन सी राशि आ रही है, तो 1 4 7 10, मतलब मेष, कर्क, तुल और मकर। फिर स्थिर में कौन सी राशि आ रही है, तो 2 5 8 11, मतलब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये राशि आ रही है। फिर तीसरी जो ये कि द्विस्वभाव, तो वहाँ क्या आ रहा है, तो 3 6 9 12, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये 4 राशि जो है वो द्विस्वभाव इसमें आ रही है। अभी और क्या गुण आ रही है इस राशि के हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी एक ध्यान में रखिए कि मेष मुझे कहाँ मिली, एक तो पुरुष राशि में मिली और चर में मिली, यह ध्यान में रखिए। ओके, अभी और क्या इसमें ये कर सकते हैं बाइफर्गेशन, तो आजू बाजू में जब हम लोग देखते हैं
तो या जो सीख के आए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जो पहले से हमें मालूम होता है उसके साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो और 4 पुरुषार्थ हम लोग ये करते सीखते आए हैं कि समाज जो है वो 4 पुरुषार्थों में ये हुआ है। तो वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? तो वो 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये क्या है, ये पहले समझ के लेते हैं कि धर्म क्या है। ये समझ के लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक एग्जाम्पल लेते कि धर्म की बहुत सारी डेफिनेशंस हुई है, लेकिन हमारे समझने के लिए आसान हो करके ये करते हैं कि सही वक्त पे सही काम करना मतलब धर्म का काम है, ऐसे हम लोग समझते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं या 2 एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होने के लिए कि एक बचपन में हम लोगों ने ऐसे सीखा था या पढ़ा था कि ज्ञानेश्वर महाराज के जो माँ बाप थे उनको समाज ने बहिष्कृत किया था, और उसकी वजह क्या थी? तो ऐसे बोला गया था कि उन्होंने अधर्म से आचरण किया है करके। तो अधर्म से आचरण क्या किया है, मतलब क्या है कि जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इस क्रम से वो आश्रम होते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज माउली के माता पिता ने गृहस्थाश्रम के बाद संन्यासाश्रम ले लिया, और फिर उन्हें अपने बच्चों की याद आ गई, फिर से वो वानप्रस्थाश्रम में वापस आ गए। तो उस टाइम के हिसाब से, उस काल के हिसाब से ये जो क्रम छोड़ के इन्होंने आचरण किया है वो अधर्म का आचरण है, ऐसे कहा गया। इसलिए समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। ये उस वक्त की बात हो गई। और अभी इस वक्त की बात करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मेल और फीमेल जेंडर साथ में आना तो प्रजनन स्वाभाविक है, ये नैसर्गिक है, कुदरती तौर से है। लेकिन विवाह से पूर्व वो साथ में आना, इसको अधर्म का आचरण बोलते हैं। और विवाह के बाद स्त्री पुरुष का साथ में आना, इसको धर्माचरण बोलते हैं। वंशवृद्धि की वो बिल्कुल गरज है। इसीलिए मतलब यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि क्रिया एक ही होती है लेकिन वो क्रिया अगर हम लोग सही वक्त पे करेंगे तो उसको धर्म का आचरण बोलेंगे, और वही वो गलत वक्त पे करेंगे तो उसको अधर्म का आचरण बोलेंगे। तो अभी इसमें से धर्म और अधर्म से हमें जो ये है वो धर्म से जुड़े। तो धर्म इस त्रिकोण में आने वाली राशि क्यों है, कौन सी है? जब भी मैं धर्म त्रिकोण बोलता हूँ मतलब 3 राशियां आने वाली है, तो वो कौन सी है? तो वो एक है मेष, दूसरी है सिंह, वो 5 नंबर की राशि आती है, और 9 नंबर की राशि जो है वो धनु राशि है। तो ये 3 राशि जो है वो धर्म त्रिकोण में आने वाली राशि है, बराबर। अभी नेचुरली शुरू में ऐसे ये आया कि धर्म से आचरण क्यों करना है, ऐसे सभी खुद से ही पूछ सकते हैं कि क्यों धर्म से आचरण करना है। तो धर्म से आचरण इसके लिए करना है कि ये जो मनुष्य देह मिला है, कोई लोग ऐसे समझते हैं कि ये जो मनुष्य देह मिला है उसी इति कर्तव्यता, या जिसको हम लोग पूर्तता बोलते हैं, वो मोक्ष में है, मोक्ष में है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरी परिभाषा में अगर हम लोग ये कहेंगे तो मोक्ष पाने के लिए पहली स्टेप क्या होगी? तो धर्माचरण करना, ये मोक्ष पाने की पहली स्टेप होगी, ऐसे हम लोग ये करते। तो नेचुरली फिर मोक्ष में आने वाली जो राशि है तो वो भी समझ के लेते हैं कि मोक्ष में आने वाली जो राशि है वो है 4 नंबर की जो राशि है वो कर्क, ये मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशि है। 8 नंबर में आने वाली जो वृश्चिक राशि है वो भी मोक्ष त्रिकोण में आने वाली है, और 12 नंबर में आने वाली मीन राशि है वो भी मोक्ष त्रिकोण में आने वाली है। मतलब अभी हमें यहाँ ये
स्टेप पे ये समझना जरूरी है कि धर्म और मोक्ष ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि धर्म से क्यों आचरण करना है? क्योंकि मुझे मोक्ष पाना है, और मोक्ष पाने के लिए पहली स्टेप क्या होगी? तो मुझे धर्माचरण करना है, बराबर। तो यहाँ इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं और फिर से हमें वापस आना है। तो फिर दूसरे जो ये है कि हम लोगों ने दो ये किया कि धर्म और मोक्ष, फिर और एक कैटेगरी आती है अर्थ त्रिकोण, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरली अर्थ त्रिकोण मतलब जिनके सब कुछ काम जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ रहता है, पैसे से जुड़ा हुआ आता है, अर्थ कारण करने वाली राशि। तो ऐसे जो है मतलब हर एक चीज वो पैसे से गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुख भी वो लोग पैसे से गिनने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग बोलते हैं कि सुख कभी भी पैसे से नहीं गिना जाता है। लेकिन ये अर्थ त्रिकोण में आने वाली जो है उनकी हर एक मेजरमेंट जो है वो पैसे के हिसाब से होती है। तो फिर ऐसी कौन सी राशि है अर्थ त्रिकोण में आने वाली? तो हम लोग देखेंगे कि 2 नंबर की जो राशि है वृषभ राशि, ये अर्थ त्रिकोण में आने वाली पहली राशि है। फिर 6 नंबर में आने वाली कन्या राशि, ये भी अर्थ त्रिकोण की राशि है। और 10 नंबर में आने वाली मकर राशि, ये भी अर्थ त्रिकोण की राशि है। तो नेचुरली रूट बेस जब भी हम लोग सोचते हैं तो रूट बेस कि पैसा क्यों कमाना है मुझे, कि हर एक टाइम में मुझे पैसा क्यों कमाना है, तो नेचुरली उसका जवाब आज से आता है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छे घर में रहना है, मुझे अच्छी घूमने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मैं फॉरेन ट्रैवल करना चाहता हूँ। मतलब पैसा कमाने के पीछे कुछ ना कुछ मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं पैसा कमा कर रहा हूँ। तो फिर चौथी कैटेगरी जो है वो उसको काम त्रिकोण बोला जाता है। काम मतलब शरीर, स्त्री पुरुष संबंध या शरीर संबंध, यही काम है। इतनी छोटी व्याख्या नहीं है ज्योतिष में। काम मतलब कोई भी चीज की इच्छा रखना, कामना रखना, उसको पाने की सोच रखना मन में, ये इसको काम कहा जाया है। तो फिर नेचुरली जो बाकी राशि है, अभी 9 राशि तो हम लोगों ने लिख ली, तो फिर बाकी राशि जो है वो 3 नंबर की राशि जो है मिथुन, वो काम त्रिकोण में आने वाली है। फिर 7 नंबर की राशि जो है तुल, और 11 नंबर की राशि जो है कुंभ, ये 3 राशि काम त्रिकोण में आने वाली है। यहाँ तक अगर हम लोग ये समझेंगे तो फिर से मैं बार बार रिवाइज करता हूँ, क्योंकि यही गुण लेके हम लोग आगे जाने वाले हैं कि राशियों को शुरू में हम लोगों ने पुरुष राशि और स्त्री राशि में डिवाइड किया, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव में डिवाइड किया, फिर वही 12 राशियों को हम लोगों ने 4 पुरुषार्थ मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में ये 4 पुरुषार्थ में डिवाइड किया। लेकिन यहाँ मैं फिर आपको रोकना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाके हमें एक सूत्र मिलना चाहिए कि कौन सी राशि का मित्र है और कौन सी राशि का शत्रु है। ये सूत्र हमें मिलना चाहिए। इसीलिए अभी और एक यहाँ आप नोटिस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि धर्म त्रिकोण में आने वाली तीनों राशि जो है वो पुरुष स्वभाव की है, और मोक्ष त्रिकोण में आने वाली तीनों राशि जो है वो स्त्री स्वभाव की है। वैसे ही अर्थ त्रिकोण में आने वाली तीनों राशि जो है वो स्त्री स्वभाव की है, और काम त्रिकोण में आने वाली तीनों राशि पुरुष स्वभाव की है। तो ये क्या कहते हैं कि जो कुदरत बनी है, निसर्ग जो बना है वो मेल और फीमेल से बना है, और ना तो मेल ना तो फीमेल इंडिपेंडेंट है, वो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये कहने वाला ये चीज है कि धर्म को मोक्ष की जरूरत है और मोक्ष को धर्म की जरूरत है। वैसे ही अर्थ को काम की जरूरत है और काम को अर्थ की जरूरत है। तो नेचुरली अभी ये सोचिए कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे अच्छा खाना खाना है, मेरा घर बहुत बढ़िया होना चाहिए, मुझे बहुत
लग्जरियस कार में घूमना है तो मेरी उस व्यक्ति की राशि जो है वो काम त्रिकोण में आ सकती है। तो नेचुरली वो दोस्ती किसके किसके साथ करेंगे? वो धर्म त्रिकोण में आने वाले राशियों के साथ दोस्ती करेंगे क्या? कि उनका गोल है मोक्ष पाना। उनका गोल ये नहीं है मुझे लग्जरियस कार चाहिए, उनका गोल है मोक्ष पाना। तो इनकी दोस्ती उनके साथ हो सकती है क्या? इनकी दोस्ती मोक्ष पाने वालों के साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये लोग किसके साथ दोस्ती करेंगे? जिनके पास पैसा है उनके पास, उनके साथ ही तो दोस्ती करेंगे। वैसे ही जिनके पास पैसा है वो मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशियों के साथ दोस्ती करेंगे क्या? नहीं, वो बोलेगा मेरे पास पैसा है, मैं मंदिर में जाके क्या करूंगा, या मैं हिमालय में जाके ये पैसे का क्या करूंगा? पैसा मैंने क्यों कमाया है? पैसा मैंने कमाया है कि मेरी जो कामना है, मेरी जो इच्छा है, वो इच्छा सभी पूरी होनी चाहिए, इसके लिए पैसा कमाया है मैंने। तो नेचुरली फिर हमें ये समझना जरूरी है। और इन अदर वर्ड्स दूसरे इसमें भी अगर हम लोग बोलेंगे कि धर्म त्रिकोण में आने वाली जो राशि है वो काम त्रिकोण से ये नहीं करेंगे या अर्थ त्रिकोण से दोस्ती नहीं करेंगे। तो नेचुरली हम लोग दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप में आएगा धर्म और मोक्ष त्रिकोण वाली राशि, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, और ये धर्म में आने वाली, और कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशि ये मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशि है। और अर्थ त्रिकोण में आने वाली जो राशि है वृषभ, कन्या और मकर, और उसके साथ मिथुन, तुला और कुंभ ये काम त्रिकोण में आने वाली राशि है। अभी सिर्फ हम लोगों ने राशि के ग्रुप किए हैं, लेकिन उसके साथ मैं और एक ग्रुप आपको ये बनाना चाहता, ये करके देना चाहता हूं। हम लोग अभी इसी वक्त अगर ग्रहों के भी ग्रुप समझ लेंगे तो और आसानी होगी हमें। मतलब अभी पहले तो ये जो दो ग्रुप है वो फिर से लिखते हैं कि एक तो मेष, दूसरा हम लोगों ने लिखा कि मेष, सिंह और धनु। फिर इसी के साथ हम लोगों ने लिखा यह धर्म त्रिकोण में आने वाले हैं। दूसरा मोक्ष त्रिकोण में आने वाले जो है वो कर्क, वृश्चिक। इसके साथ एक चीज हम लोग समझ के लेते हैं कि इस राशि का स्वामित्व भी कोई ग्रहों को दिया हुआ है। तो वो ग्रह कौन से है वो सिर्फ अभी नाम सुन के लीजिए, आगे जाके उसका ये करेंगे हम लोग। तो मेष राशि जो है वो मंगल के प्रभाव में आने वाली राशि है। सिंह राशि जो है वो रवि के प्रभाव में आने वाली राशि है। धनु राशि जो है वो गुरु के प्रभाव में आने वाली राशि है। ये हम लोगों ने धर्म त्रिकोण देखा। फिर ये किसके साथ जुड़ेगा? मोक्ष त्रिकोण में आने वाली राशि के साथ। तो मोक्ष त्रिकोण में कौन सी राशि है? एक तो है कर्क, उसका स्वामित्व जो दिया है वो चंद्र को दिया है। फिर दूसरी राशि हम लोगों ने देखी कि वृश्चिक राशि, उसका स्वामित्व मंगल राशि के प्रभाव में आती है वृश्चिक राशि। और तीसरी जो राशि है मोक्ष त्रिकोण में आने वाली मीन, ये गुरु के प्रभाव में आती है। मतलब अगर इन टोटल हम लोग देखेंगे तो यहाँ मुझे रवि मिल रहा है, चंद्र मिल रहा है, मंगल मिल रहा है और गुरु मिल रहा है। तो ये चार ग्रह जो है वो एक ग्रुप में आते हैं। अभी दूसरा ग्रुप बनाते हैं तो वो और आइडिया हमें क्लियर हो जाएगी कि अर्थ और काम त्रिकोण में आने वाली, तो अर्थ त्रिकोण में आने वाली जो वृषभ राशि है वो वृषभ राशि शुक्र के प्रभाव में आती है। कन्या राशि जो है वो बुध के प्रभाव में आती है। और मकर राशि जो है वो शनि के प्रभाव में आती है। ये हम लोगों ने 3 राशि अर्थ त्रिकोण की लिखी। अर्थ क्यों कमाना है? कि मेरी कुछ कामना है, मेरी कुछ मनीषा है, वो पूरी करनी है। तो फिर वो कामना या काम त्रिकोण में आने वाली जो राशि है मिथुन, ये मिथुन राशि जो है ये बुध के प्रभाव में आने वाली राशि है। फिर तुल, ये शुक्र के प्रभाव में आने वाली राशि है। और कुंभ, ये शनि के प्रभाव में आने वाली राशि है।
मतलब यहां मुझे कौन से ग्रह मिले? तो बुध मिला, शुक्र मिला और शनि मिला। मतलब जैसे हम लोगों ने राशि के दो ग्रुप बनाए कि एक ग्रुप में धर्म और मोक्ष त्रिकोण राशि डाली और दूसरे ग्रुप में काम और अर्थ त्रिकोण की राशि डाली, वैसे ही ये ग्रहों के भी दो ग्रुप बन गए। तो ऐसे समझिए कि एक ग्रुप का ग्रह जो है वो उसी ग्रुप के ग्रह से मित्र है और दूसरे ग्रुप के ग्रह का वो शत्रु है, बराबर। मतलब फॉर एग्जाम्पल रवि अगर हम लोग लेंगे तो रवि के जो मित्र ग्रह है वो चंद्र मंगल गुरु है और रवि के शत्रु ग्रह जो है वो बुध शुक्र शनि है। या फिर अगर यहाँ शुक्र लेंगे तो या शनि लेंगे तो शनि के रवि चंद्र मंगल गुरु ये शत्रु ग्रुप में आते हैं और बुध और शुक्र जो है ये मित्र गट में आते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने ये क्या कर लिया कि राशियों के भी दो ग्रुप बनाए और ग्रहों के भी दो ग्रुप बनाए। तो फिर से ये करते हैं कि अभी क्या क्या हम लोग सीख लिए कि एक तो 12 राशि के नाम हम लोगों ने सीख लिए, उनके बारे में जानकारी ली। उस 12 राशियों के पहले तो हम लोगों ने दो इसमें डिवाइड किया, एक पुरुष राशि और दूसरी स्त्री राशि। ये ग्रुप फाइनल हो जाने के बाद, ये डिवीजन फाइनल हो जाने के बाद और एक मैंने समाज में देखा आजू बाजू में और मुझे ध्यान में आया कि मैं और उनका बाइफर्गेशन कर सकता हूँ, तो वो है चिर स्थिर और चर स्थिर और द्विस्वभाव। वो भी मैंने ये समझ के लिया, वो तो हर एक ग्रुप में 3-3 ये आए। और फिर आगे जाके पुरुषार्थ जब भी मैंने देखा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें भी मैंने ये 12 राशि है। तो नेचुरली अगर हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे तो मेष राशि मुझे कहाँ मिली? पुरुष स्वभाव में मिली, चर स्वभाव में, चर तत्व में मिली और धर्म त्रिकोण में मिली। मतलब जब भी आगे जाके जब भी मेष राशि के क्वालिटीज मैं सीखूंगा तो मुझे ये तो अभी मालूम हो गया कि ये पुरुष राशि है, ये चर स्वभाव की राशि है, ये धर्म त्रिकोण में आने वाली राशि है। वैसे ही अगर दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि जब भी मैं बोलता हूं तो मुझे समझ में आया कि ये स्त्री राशि है, तो स्त्री प्रधान गुण मुझे वहां दिखाई देंगे। फिर वही ये स्थिर राशि करके मैंने देखी उसकी तरफ, तो स्थिर राशि के भी गुण उसको वृश्चिक राशि के सामने मैं लिखूंगा और वही मोक्ष त्रिकोण में भी आने वाली राशि है। तो यहाँ हर एक राशि के 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम हो गए, 3-3 गुण हमें मालूम हो गए, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी ये पूरा नहीं है। तो क्या बाकी है? तो अभी और सब जब भी समाज में या जो सीखे हैं हम लोग वैसे तो और 4 वर्ण, पूरे समाज को, सोसाइटी को पहले ज़माने में 4 वर्ण में डिवाइड किया जाता था। वो वर्ण कौन से हैं? तो एक तो क्षत्रिय वर्ण है, दूसरा वैश्य वर्ण है, तीसरा शूद्र वर्ण है और चौथा विप्र वर्ण है। तो ये 12 राशियों को भी इस 4 वर्णों में डिवाइड किया है। तो फिर वो कैसे डिवाइड किया है? तो हर एक का कुछ ना कुछ काम है ना। तो क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय इसका, तो क्षत्रिय का जो काम है वो आक्रमण और संरक्षण है कि नहीं, कि संरक्षण भी करना है और जरूरत पड़े तो आक्रमण भी करना है। और इन दोनों के पीछे का उनका गोल क्या है? संरक्षण और आक्रमण के पीछे का गोल कि एनक्रोचमेंट, अधिकार, ये उनका गोल है कि नहीं, कि जो मेरा है वो तो मुझे संभाल के रखना ही है और सामने वाले का भी खींच के लेने की मुझे कोशिश करनी है। ये क्षत्रिय का ये है। तो नेचुरली ये जो 12 राशि है उसमें से जो 1 नंबर की राशि है मेष, ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है। 5 नंबर की राशि जो है सिंह, ये भी क्षत्रिय वर्ण की राशि है। और 9 नंबर की राशि है धनु, ये भी क्षत्रिय वर्ण की राशि है। तो फिर अभी आपको सब ये आया होगा कि यही 3 राशि मुझे धर्म त्रिकोण में भी मिली थी और फिर धर्म को प्रोटेक्ट करने वाला क्षत्रिय ही होता है कि नहीं। आज की तारीख में भी देखिए कि धर्म को संभालने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्षत्रियों के ऊपर है, बराबर। फिर दूसरी कैटेगरी, दूसरी वर्ण की तरफ देखते हैं कि दूसरा जो वर्ण समाज में हम लोगों ने देखा वो है वैश्य।
तो उनका क्या है, काम है कि नेचुरली बिजनेस करना, अर्थ संचय करना, ये उनका काम है। तरीका अलग अलग होगा लेकिन उनका गोल क्या है, अर्थ संचय करना, ये उनका गोल है ना। वो तरीका अलग कैसे है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी एक ये फिक्स करके उनको वो कैटेगरी में डाल जाते हैं। तो इसमें आने वाली राशि कौन सी है, तो 2 नंबर की जो वृषभ राशि है वो वैश्य वर्ण में आने वाली है। फिर 6 नंबर की जो कन्या राशि है ये भी वैश्य वर्ण की है, और 10 नंबर की जो मकर राशि है ये भी वैश्य वर्ण की राशि है। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा कि मेष, सिंह और धनु ये क्षत्रिय वर्ण की राशि है, उनका काम है संरक्षण करना और आक्रमण करना। वो किसके लिए, कि खुद का संभाल के रखना है और दूसरे का खींच के लेना है। वैसे ही वैश्य वर्ण में जो राशि आ रही है वो क्या संभाल के रख रहे हैं, वो क्या पैसा संभाल के रख रहे हैं क्या, नहीं, वो जमीन संभाल के रख रहे हैं और जमीन बढ़ा रहे हैं। अपनी जो बाउंड्रीज है, राज्यों की बाउंड्रीज जो है वो बढ़ाने का काम क्षत्रिय के ऊपर दिया है। वैश्य क्या संभाल के रख रहा है, तो वैश्य अपना पैसा संभाल के रख रहा है और वो पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अर्थ व्यवहार करने में वैश्य माहिर है। तो ये जो वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है वो अर्थ व्यवहार के। अभी जाते जाते एक और मैं आपको समझाता हूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो बाकी कुछ भी नहीं है। वो जिसको हम लोग एचआर बोलते हैं, आजकल की परिभाषा में एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब कौन सा आदमी कौन सा काम सही तरीके से कर सकता है, यही एचआर का काम है कि नहीं, कि किस फलाना व्यक्ति को अगर मैं ये काम दूं तो वो ठीक तरीके से करेगा, ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही है कि अगर क्षत्रिय वर्ण के लोगों को आप वैश्य वर्ण का काम देंगे तो वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, लेकिन उनको क्षत्रिय का काम दीजिए, उनके हाथ में शस्त्र सौंपिए, तो देखिए वो क्षत्रिय वर्ण का काम किस तरीके से करते हैं, राइट। तो ये 2 वर्ण हम लोगों ने सीख लिए कि एक हो गया क्षत्रिय, दूसरा हो गया वैश्य, तीसरा जो है वो शूद्र वर्ण है। शूद्र वर्ण है, उनका क्या काम है शूद्र वर्ण का, कि समाज की सेवा करना। इन शॉर्ट आज की परिभाषा में उसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री बोलेंगे, है ना, एक तरीके की सर्विस इंडस्ट्री, समाज की सेवा करना अलग अलग चीज से। और ये जो वर्ण है ये बाय बर्थ नहीं है, हाँ? ये उनके गुणों से, कर्मों से डिफाइन किया हुआ ये है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय कुल में जन्मा है करके वो क्षत्रिय वर्ण का ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा है तो वो क्षत्रिय गुण गिना जाएगा, और वैश्य का कर्म कर रहा है तो वो वैश्य। मतलब आप ऐसे भी पाओगे कि भले ही सामाजिक इससे वो क्षत्रिय कुल में जन्मा हुआ है लेकिन काम, वो बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से करता है। मतलब ये जो उनमें जो विभागनी की है वो उनके कर्मों के अनुसार की है। तो ये जो शूद्र वर्ण है, ऐसे जरूरी नहीं है कि उसका जन्म शूद्र वर्ण में होना चाहिए, लेकिन वो सर्विस इंडस्ट्री में है, वो सेवा दे रहा है किसी भी तरीके की। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी तरीके की सेवा दे सकते हैं अच्छी तरीके से। तो उसमें जो ये है कि सेवा, ऐसे हम लोग उसका ये रखेंगे। तो उसमें कौन सी राशि आती है कि 3 नंबर की राशि जो है मिथुन, फिर 7 नंबर की राशि जो है तुल, और फिर 11 नंबर की राशि जो है कुंभ। ये तीनों राशि जो है ये शूद्र वर्ण की राशि समझी जाती है। और फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत में विप्र। तो विप्र का काम क्या है कि ज्ञानदान करना, न्याय दान करना, सही क्या है, ये सही क्या है, गलत क्या है, ये समझाना समाज को, ये विप्र का काम है कि नहीं। तो इस हिसाब से कि हम लोग इसको ये करेंगे कि न्याय, ज्ञान और न्याय दान। तो ऐसे करने वाली कौन सी राशि है,
अगर वो ज्ञानदान कर रहा है तो वो खुद ज्ञानी होना चाहिए कि नहीं? न्यायदान कर रहा है तो न्याय क्या होता है और अन्याय क्या होता है ये उसे मालूम होना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे करने वाली जो 4 राशि है उसमें 3 राशि है, उसमें एक है कर्क, दूसरी है वृश्चिक और तीसरी है मीन मीन राशि। अभी यहां भी आप देखेंगे कि क्षत्रिय और विप्र में जो आने वाली राशि है वो मुझे धर्म और मोक्ष में मिली थी, और वही वैश्य और शूद्र में आने वाली जो राशि है वो मुझे अर्थ और काम त्रिकोण में मिली थी। तो इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 12 राशियों को 4 इसमें अलग अलग इससे डिवाइड किया है कि एक तो पुरुष राशि स्त्री राशि करके देखा, एक चर स्थिर द्विस्वभाव में उनके इससे दिया, फिर पुरुषार्थ के हिसाब से देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ में उनको डिवाइड किया, और फिर अगर वर्ण के हिसाब से देखेंगे तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र और विप्र इनमें हम लोग। तो फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे वृषभ राशि, तो ये वृषभ राशि जब भी मैं सीखने जाऊंगा इंडिविजुअली तभी 4 गुण तो मुझे अभी मालूम हो गए कि एक गुण उसका हो गया कि स्त्री राशि, तो स्त्रीत्व में मैंने अलग अलग गुण सीखे, लेकिन उसमें वृषभ में क्या पर्टिकुलरली मिल रहा है वो जब भी वृषभ में देखूंगा तो देखो एक समझेगा। लेकिन वो स्त्री राशि है ये मैंने डिफाइन कर लिया, फिर वो स्थिर स्वभाव की राशि है ये मुझे मालूम हो गया, और वैश्य वर्ण में आने वाली राशि है ये मुझे मालूम हो गया, और फिर वो अर्थ त्रिकोण में आने वाली राशि है ये भी मालूम हो गया। मतलब जब भी मैं वृषभ राशि सीखने जाऊंगा तो मैं पहले क्या लिखूंगा? स्त्री, फिर स्थिर, फिर लिखूंगा वैश्य और फिर लिखूंगा अर्थ। तो ये 4 गुण तो हमें मालूम हो गए, लेकिन अभी भी ये बाइफर्गेशन पूरा नहीं हुआ है। उसको सीखने के लिए हमें निसर्ग सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग कुदरत का एक भाग है। मतलब ऐसे कहा जाता है कि एक सूत्र है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी और ब्रह्मांडी ते पिंडी, मतलब जो ब्रह्मांड में है मतलब नेचर में है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही मुझे कुदरत में भी दिखाई देता है। तो ये कैसे है ये समझने के लिए ये नेचर किससे बना है ये हमें पहले समझना जरूरी है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि नेचर जो बना है वो 5 तत्वों से बना है, कि वो तत्व ये है कि आकाश तत्व से वायु का जन्म हुआ, वायु से अग्नि का जन्म हुआ, अग्नि से जल का जन्म हुआ और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। इसके बारे में हम लोग पूरे डिस्क्रिप्टिव लेवल पे ज्ञान लेंगे, और मैं ये जब तक ये 5 तत्व आप लोगों को ठीक तरीके से नहीं समझ में नहीं आता है हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पूरी ये पांचभौतिक तत्वों के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये समझ के हम लोग आगे जाएंगे।